नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक साहनी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने कार्यक्रम कला संस्कृति महाज्ञान प्रश्नोत्तरी में। दोस्तों, हम अपने प्रिय देश भारत और विश्व के महान कलाकारों के बारे में चर्चा परिचर्चा तो करेंगे ही, किंतु इससे पहले हमें यह जानना ज़्यादा आवश्यक है कि कला क्या है। कला क्या है मीन्स व्हाट इज आर्ट। जी हाँ दोस्तों, इस नाम से एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक भी है। यदि आपको इस पुस्तक के लेखक यानी ऑथर का नाम मालूम हो तो आप उनका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये तो थी बुक की बात, लेकिन हमें अभी ये जानना ज़रूरी है कि कला क्या है। कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ। इसके अतिरिक्त कला शब्द का प्रयोग शतपथ ब्राह्मण, सांख्यायन ब्राह्मण, आरण्यक तथा अथर्ववेद में भी मिलता है। कला संस्कृत भाषा का शब्द है। कला की उत्पत्ति कल धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ है प्रसन्न करना। कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति कड़ धातु से भी मानते हैं, जिसका अर्थ है प्रसन्न करना। संस्कृत में कला शब्द का प्रयोग अनेक रूपों में किया गया है। इसका व्यावहारिक अर्थ है किसी भी कार्य को पूर्ण कुशलता के साथ करना, यानी इसको इंग्लिश में आर्ट कहा गया है। आर्ट शब्द का प्रयोग 13वीं सदी के प्रथम चरण में हुआ। आर्ट शब्द प्राचीन लैटिन के आर्स शब्द से बना है। ARS आर्स शब्द से बना है। इस शब्द का अर्थ है क्राफ्ट, यानी जैसे कि क्राफ्ट में आपका आता है स्वर्णकारी, जो अर्नामेंट्स वगैरह बनते हैं, इनसे रिलेटेड। और बात करते हैं हम कला की परिभाषा की, तो कला के बारे में तमाम विद्वानों ने अपने अपने परिप्रेक्ष्य से अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जैसे कि प्लेटो कहते हैं कि कला सत्य की अनुकृति है। अब कला सत्य की अनुकृति है, इसको समझना पड़ेगा, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। यहाँ प्लेटो का सत्य से आशय है प्रकृति। उनका मानना था कि ईश्वर द्वारा निर्मित प्रकृति अपने आप में परिपूर्ण है और ईश्वर की श्रेष्ठ रचना है। और वो कहते हैं कि एक कलाकार अपनी कलाकृति में इस प्रकृति में विराजमान समस्त जीवों, नदी, पहाड़, झील, झरना, मनुष्य, जीव जंतु, इन सब की केवल छवि मात्र अंकित करता है, अर्थात प्रकृति के प्रतिबिंब को चित्रित करने की चेष्टा करता है। उन्होंने एक उदाहरण कुर्सी का भी दिया और उन्होंने कहा कि ईश्वर द्वारा निर्मित कुर्सी सर्वश्रेष्ठ है। और दूसरे दर्जे पर उन्होंने बताया बढ़ई द्वारा बनाई गई कुर्सी। और तीसरे दर्जे पर उन्होंने रखा एक चित्रकार द्वारा बनाई गई कुर्सी को। और उन्होंने बताया कि बढ़ई द्वारा बनाई गई कुर्सी कम से कम बैठने के काम तो आती है, किंतु एक चित्रकार के चित्र में चित्रित कुर्सी बैठने के काम नहीं आती। उसका कोई उपयोग नहीं है, वह तो केवल कुर्सी होने का भ्रम उत्पन्न करती है। उन्होंने कहा कि प्रकृति में उपस्थित गाय दूध तो देती है, यानी गाय दूध तो देती है, किंतु एक कलाकार की कलाकृति में चित्रित गाय का कोई उपयोग नहीं है। वह प्राकृतिक गाय की केवल प्रतिबिंब मात्र है, यानी अनुकृति मात्र है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि उनका क्या आशय था कि कला सत्य की अनुकृति है। कहीं कहीं पे लिखा आता है कि कला सत्य की अनुकृति है, कहीं पे लिखा आता है कला अनुकृति की अनुकृति है, या कहीं कहीं पे लिखा आता है कला सत्य की अनुकृति है। तो ये सारे जो कोटेशंस हैं, यानी कला सत्य की अनुकृति है या कला सत्य की अनुकृति है, ऐसा कुछ आए तो समझ जाइए कि एक प्लेटो द्वारा कहा गया है। क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा पूछा जाता है, आपको एक कोटेशन दे दिया जाएगा, अब आपको उसके राइटर के ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, उन ऑप्शंस में से एक को चुनना होगा जो उसका सही आंसर होगा। फिर आते हैं अरस्तु के बारे में। अरस्तु कहते हैं कि कला अनुकरण है, यानी आर्ट इज इमिटेशन। और इसको भी डिस्क्राइब करते हुए चलते हैं कला अनुकरण किस प्रकार से है। अरस्तु लिखते हैं कि कला में सौंदर्य होना स्वाभाविक है, किंतु
सौंदर्य उसका लक्ष्य नहीं होता। यानी उनका कहना है कि कला में सौंदर्य तो होना चाहिए, वो तो स्वाभाविक है, लेकिन सौंदर्य उस कला का लक्ष्य नहीं होता। वास्तव में कला यथार्थ की अनुकृति है। यथार्थ मतलब आप समझ रहे हैं, जो सत्य है, जो वास्तविकता है, ट्रुथ है, उसकी अनुकृति है, यानी इमिटेशन है। वह प्रकृति के सम्मुख एक दर्पण जैसा कार्य करती है। कौन? कला। कला प्रकृति के सामने एक आईने का काम करती है, एक मिरर का काम करती है, ठीक है। फिर भी कला का लक्ष्य वस्तुओं के बाहरी आवरण की छाया मात्र उतारना नहीं, बल्कि उनके आंतरिक महत्व को अभिव्यक्त करना है। अर्थात यदि कलाकार किसी व्यक्ति का चित्र बनाता है, तो उस चित्रकार का लक्ष्य उस व्यक्ति मतलब जो मॉडल बैठा हुआ है, उस व्यक्ति के केवल बाहरी आवरण अर्थात सिर्फ रूप रंग को चित्रित करना नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं का पूर्णतया अनुकरण उस चित्र में होना चाहिए, यानी चित्रित होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ रूप रंग बना देने से वो पेंटिंग कंप्लीट नहीं होती, वो चित्र या वो पोर्ट्रेट कंप्लीट नहीं होता, जब तक कि उस चेहरे के पीछे क्या भाव है, क्या सोच है, उसके थॉट्स एंड इमोशंस, वो सारी चीज़ें जब तक एक्सप्रेस न हो जाए, यानी उस पेंटिंग को देख कर लगे कि हाँ वो वही व्यक्ति है, उसके पूरे कैरेक्टर से तालमेल खाती हुई है, बिल्कुल वो ऐसा ही सोचता रहता है कुछ न कुछ, वो ऐसा ही हल्का सा मुस्कुराता है, वो हमेशा खुश रहता है, या बहुत दुखी रहता है, या बहुत गुस्से में रहता है, वो भावनाएं एकदम अव्यक्त कर दे, एक प्रकार से कैरेक्टर स्केच उसका हो जाए, चरित्र चित्रण हो जाए। तो ये आपने समझा कि कला अनुकरण कैसे है। अब सिगमंड फ्रायड भी कला की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि कला दमित वासनाओं की अभिव्यक्ति है, यानी आर्ट इज एक्सप्रेशन ऑफ हिडन डिजायर। अब इसको भी मैं समझा देता हूँ कैसे। उनका कहना है कि कलाकार अपने जिन विचारों या इच्छाओं को लोगों के सामने खुलकर सीधे व्यक्त नहीं कर सकता, उसे वह अपनी कला के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। मीन्स हमारे सामने हमारी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हम बहुत बातें जो है डायरेक्टली नहीं कह पाते, या डरवश कह लें, या फिर संकोचवश कह लें, या फिर जो भी रीजन हो, हम जस का तस एकदम यानी आमने सामने वो चीज़ें नहीं कह पाते। हम उसको फिर सहारा लेते हैं, कोई बहाना ढूंढते हैं जिसके जरिए वो बातें कहा जाए। तो कला बहुत अच्छा साधन साबित होती है अपने दुखों को व्यक्त करने का, अपने आप को अभिव्यक्त करने का। जैसे आपने एक उदाहरण देखा पिछली बार जब हम पिकासो के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें जो स्पेन में जो सिविल वार हुआ था, तो उन्होंने क्या किया, गुएर्निका नामक एक पेंटिंग बनाई, उसमें पूरे जो युद्ध की विभीषिका थी उसको पूरी तरह से उसे दर्शाया कि क्या हुआ था, किस प्रकार से जर्मनी और इटली फासिज्म और जर्मनी नाजी जो नाजीवादी थे, ये लोग किस प्रकार से अटैक की मुद्रा में थे, एक जानवर की तरह हो गए थे, तानाशाह हो गए थे, बहुत सारी चीज़ें तो उन्होंने उस पेंटिंग में दिखाने की कोशिश की। आप गुएर्निका आपको देखना चाहिए, अगर गुएर्निका आप देखते हैं तो पाते हैं एक हलचल सी है उस पेंटिंग में, आक्रामक मुद्रा में बहुत सी चीज़ें दिखेंगी आपको जो अटैक कर रही हैं। कुछ दिखेगा जैसे कहीं पे ब्लास्ट हो जाए तो होता है ना, कुछ लोग भाग रहे हैं, कुछ लोग मारने के लिए दौड़ रहे हैं, कुछ भीड़ में गिर जाते हैं, पाँव के नीचे आ जाते हैं, बहुत सारी भगदड़ में कुछ लोग मारे जाते हैं। वो सारी चीज़ें आपको उस पेंटिंग में देखने को मिल जाएंगे। यानी आपको उस पेंटिंग को देखते ही आपके दिमाग में वो सारी छवि उत्पन्न हो जाएगी। तो हम आगे बढ़ते हैं कला के बारे में। सिगमंड फ्रायड हमने पढ़ लिया। हीगेल का भी कहना है कि कला में मनुष्य अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। मीन्स सॉरी, हीगेल नहीं कहते हैं,
कहते हैं हेगेल कहते हैं कि कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। कला में मनुष्य अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है, ये कथन है रस्किन का। ये सारे कोटेशंस आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा पूछा जाता है। कोई न कोई कोटेशंस एक या दो जरूर आते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। आप चाहे टीजीटी का दें, पीजीटी का दें, नेट का दें, जेआरएफ का दें, आर्ट से संबंधित किसी भी यानी प्रतियोगी परीक्षा में दें या जिसमें भी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो तो उसमें ज़रूर पूछा जाता है। तो आप इन सारी चीज़ों को रट डालें। हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं नीत्शे की। नीत्शे कहते हैं कि कला जीवन के कड़वे अनुभवों से मुक्ति का माध्यम है। यानी कला जीवन के कड़वे अनुभवों से मुक्ति का माध्यम है। मीन्स हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अच्छी बुरी। समय बदलता रहता है। समय क्या बदलता है, हम समय के अनुरूप खुद बदलते रहते हैं। तो उसी तरह की सिचुएशन भी हमारे सामने आती है और वैसे ही परिणाम हम भुगतने शुरू कर देते हैं। तो चाहे वो कड़वा टाइम हो या मीठा टाइम हो, हम उससे जो भी अनुभव मिलता है उसको व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। बट नीत्शे कहते हैं कि कला जीवन के कड़वे अनुभवों से मुक्ति का माध्यम है। मीन्स होता क्या है कि हम अपने जीवन की तमाम कड़वाहटों को कहीं न कहीं भूल जाना चाहते हैं, कहीं न कहीं छोड़कर चले आना चाहते हैं। हम बिल्कुल मुक्त हो जाना चाहते हैं इन चीज़ों से। हम चाहते हैं कि बिल्कुल शांति 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 हो। तो उसके लिए क्या होता है कि अगर इस कड़वाहट से भरा व्यक्ति यदि एक कवि होता है तो वो अपनी सारी कड़वाहटों को अपनी कला यानी कविता के माध्यम से एक्सप्रेस करता है और फिर उसको एक्सप्रेस करने के बाद अपनी कड़वाहटें अपनी कविता में उड़ेल कर लोगों के सामने फिर प्रस्तुत करने के बाद वो काफ़ी शांति का अनुभव करता है। जो भी उसके दुख विषाद हैं। और एक म्यूजिशियन है तो अपने संगीत में वो चीज़ें दिखाता है, वो दर्द, वो संवेदना। और एक चित्रकार है तो अपने चित्रों में वही दर्द और संवेदना वो लाने की कोशिश करता है, यानी प्रकट करने की कोशिश करता है अपने चित्रों के माध्यम से। और यानी लेखक है तो अपनी लेखनी से, यानी जिस विधा का कलाकार है उस विधा के माध्यम से अपने जो जीवन के कड़वे अनुभव हैं उनसे मुक्त हो जाना चाहता है। एक बहुत ही प्रसिद्ध दार्शनिक, लेखक, विचारक जिनका नाम है लियो टॉल्स्टॉय, उनका कहना है कि कला भावों को क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि या शब्द द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्त करती है कि उसे देखने और सुनने वाले के मन में वही भाव जागे। कौन सा भाव जागे? जिस भाव से कलाकार ने उस कलाकृति को निर्मित किया है। समझ रहे हैं? जैसे उन्होंने अगर रेखा, रंग, ध्वनि या शब्द की, रेखा रंग की बात करते हैं तो एक पेंटिंग की बात कर रहे हैं। ध्वनि या शब्द की बात कर रहे हैं तो संगीत या कविता की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें ध्वनि और शब्द के माध्यम से ही व्यक्त किया जा सकता है। तो उनका कहना है कि रेखा, रंग, ध्वनि या शब्द द्वारा इस प्रकार व्यक्त करती है कोई कला कि उसे देखने और सुनने वाले के मन में वही भाव जागे। कौन सा? जिस भाव से एक चित्रकार ने एक चित्र की रचना की है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आप एक चित्रकार हैं, आप एक पेंटिंग बनाते हैं। पेंटिंग बनाने के दौरान यदि आपके मन में जो भी थॉट्स आते हैं, आप कोशिश करते हैं कि पूरा उस थॉट को उस पेंटिंग में डाल दिया जाए और सही सही एक्सप्रेस किए हैं। आप जो चाहते हैं वो करने में सक्षम हैं। आप उसको बिल्कुल सही सही उस पेंटिंग में उकेर पाए हैं और एक आपकी कला की सक्षमता, सार्थकता तब ज़्यादा सिद्ध हो पाती है यदि उस पेंटिंग को आप किसी दर्शक को दिखाते हैं या किसी आर्ट एग्जीबिशन में लगाते हैं। कोई दर्शक आपके बिना डिस्क्राइब किए, आपके बिना व्याख्यान दिए उस पेंटिंग के बाबत वो खुद बताए
कि अरे इस पेंटिंग में तो ये चीज़ दिखाया गया है, ये फीलिंग है, ये भाव है। और जब उस दर्शक द्वारा बताया गया भाव, उस पेंटिंग को देखने के बाद वो बताया गया भाव बिल्कुल वही होता है जैसा कि आपने सोचा था, तब समझ लीजिए कि आप 100% खरे हैं अपनी कला कौशल में। ठीक है। तो और बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे हम फिल्में देखते हैं तो फिल्मों का उदाहरण देख लीजिए आप। जब हम फिल्में देख रहे होते हैं तो कोई ना कोई एक कैरेक्टर हम जी रहे होते हैं, कोई ना कोई हमारा एक फेवरेट कैरेक्टर होता है जिसको हम उस दौरान जी रहे होते हैं जब हम फिल्म देख रहे होते हैं। अगर वह हंसता है तो हम हंसते हैं, वो रोता है तो हम रोते हैं, उसके ऊपर मुसीबत आती है तो लगता है हमारे ऊपर आ गई है। यानी पूरी लाइफ हम वो जी रहे होते हैं। तो होता क्या है कि जो उस फिल्म का राइटर होता है सबसे पहले वो वैसी चीज़ें सोचता है, और जैसा वो सोचता है बिल्कुल ठीक ठीक अगर उकेर पाता है, और एक डायरेक्टर बिल्कुल सही सही उसको डायरेक्ट कर पाता है, और एक एक्टर बिल्कुल सही सही उस कहानी से न्याय कर पाता है, यानी अपनी एक्टिंग के थ्रू उस अ, कहानी को जी पाता है, तो दर्शक भी बिल्कुल वही भाव दर्शक के चेहरे पर, दर्शक के मस्तिष्क में भी उभरने लगते हैं, जिस भाव से एक राइटर ने लिखा, एक डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया, और एक एक्टर ने उस पर एक्ट किया, बिल्कुल वही संवेदना उभरती है। तो लियो टॉल्स्टॉय का कहना यही था और कुछ अलग नहीं है कि कला भावों को क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि या शब्द द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्त करती है कि उसे देखने और सुनने वाले के मन में वही भाव जागे। कला सत्य का अनुकरण है, हम लोग पढ़ ही चुके हैं, अरस्तु ने कहा। और रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको गुरुदेव की उपाधि भी दी गई है। गुरुदेव की उपाधि इनको महात्मा गांधी जी ने दिया, तो हम चलिए पूरे नाम से पुकारते हैं। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना है कि कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। आपने पढ़ा एक लोग को कि उनका कहना था कि कला में मनुष्य अपने भावों की यानी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। ठीक है। वो कथन था रस्किन का। ये भी पूछा जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर याद रखिए। सारे कोटेशंस को याद रखिए, सिर्फ इसी को नहीं, बट ये पूछा भी गया है। कला में मनुष्य अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है, यहाँ पर भावनाओं जुड़ गया है, जबकि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। मीन्स एक चित्रकार जो होता है वही उस अपनी कला में भी दिखाता है या दिखाने की कोशिश करता है, ऐसा कहना है इनका, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। और फिर जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमें बोध के लिए मिलता है वही कला है। मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में एक कला के रूप में या कोई भी आकृति के रूप में या शब्द ध्वनि के रूप में जो चीज़ हमें एक ज्ञान देती है, बोध मतलब ज्ञान, यानी ज्ञान किस चीज़ का, जो ईश्वरीय शक्ति का ज्ञान देती है वही कला है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमें बोध के लिए मिलता है वही कला है। जैसा कि आपने जाना कि कला के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग विचार तथा अलग अलग परिभाषाएं दी। इस प्रकार से ज्ञात होता है कि कला को किसी एक निश्चित परिभाषा में बांध पाना संभव नहीं है। कभी कभी लगता है कि कला उस परमात्मा के समान है जिसको जिस भाव से देखेंगे वह हमें वैसा ही दिखेगा। कला को लेकर परिभाषाएं चाहे जितनी ही अलग हों, मतों में चाहे जितने ही भेद हों, किंतु एक बात सर्वमान्य है, यानी कॉमन है, वह है कला में निहित आकर्षण। आकर्षण का कारण होता है कला में उपस्थित सौंदर्य, और सौंदर्य से हमें रस की अनुभूति होती है, और रस के आस्वादन से आनंद की, और आनंद प्राप्ति के पश्चात हमारे हृदय को शांति मिलती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कला सौंदर्य और आकर्षण से युक्त
मानव की वह रचना है जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करती है और हृदय को शांति से भर देती है। यानी कहना क्या है कि कला सौंदर्य और आकर्षण से युक्त मानव की वह रचना है जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करती है और हृदय को शांति से भर देती है। कहा गया ना, कलानाम प्रवरम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षदम। और भारतीय कला का लक्ष्य ही होता है आनंद। और आनंद हम क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? क्योंकि हम शांति चाहते हैं, मन की तसल्ली चाहते हैं, सेटिस्फेक्शन चाहते हैं, संतुष्टि चाहते हैं। चलिए हम बात करते हैं कला के वर्गीकरण पर। कला दो प्रकार की मानी जाती है, यानी प्रमुखतः दो प्रकार की मानी जाती है, ऐसा कहें तो ज़्यादा उचित होगा। एक है उपयोगी कला और दूसरी ललित कला। उपयोगी कला क्या है? वह कला जो हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। दैनिक आवश्यकताएं मीन्स जो हमारे दैनिक जीवन में ज़रूरी चीज़ें हैं, उसकी ज़रूरी आवश्यकताएं हैं, उसको पूरा करती है। अर्थात जिनका उपयोग हम अपने डेली लाइफ में करते हैं, जैसे रंगाई, छपाई, आभूषण निर्माण। आभूषण मीन्स आप समझ रहे हैं, ऑर्नामेंट्स, तथा अन्य व्यावसायिक कार्य उपयोगी कला कहलाती है। ऑर्नामेंट्स, गारमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें जो डेली यूज में लाई जाती हैं, जिनका हम उपयोग करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उपयोगी कला। मतलब जिसका उपयोग हो उसे हम उपयोगी कला कहते हैं। अर्थात जैसे कोई कुम्हार है, जब किसी बर्तन को नया रूप देने में आनंद मग्न होता है, तब वह एक उपयोगी कलाकृति हो जाती है। मतलब आनंद मग्न हो जाने का तात्पर्य यहाँ उस कुम्हार के कार्य को कला से कनेक्ट करने का था। क्योंकि कला जो एक मटका बनाता है, वो उसमें भी बहुत सारे डिजाइन, बहुत सारे शेप, इन सारी चीज़ों पे काम करता है कि देखने में भी वह सुंदर लगे और पानी भरने के काम भी आए। तो वो भी एक प्रकार से कला है, क्योंकि उसमें भी रूप, सौंदर्य होता है, आकर्षण होता है। मटका की अलग अलग डिजाइन्स हो सकती हैं, बहुत सारे खिलौने भी बनाता है। तो कहने का मतलब ये है कि वो हमारे उपयोग में आता है, इसलिए वो उपयोगी कला हो गया। ललित कला की बात करते हैं हम। ललित कला वह कला जिसमें सौंदर्य की अनुभूति तथा आनंद की प्राप्ति होती है और जिसके अनुभूत सौंदर्य के पुनर्विधान से मानव की आत्मा का विवरण हो तथा चेतना सक्रिय हो, उसे ललित कला कहते हैं। जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत कला व काव्य कला। सीधी सी बात हम कहते हैं कि ललित कला वह कला है जिसके अंतर्गत, यानी उन कलाओं को रखेंगे, यानी ललित कला के अंतर्गत हम उन कलाओं को रखेंगे जिनका एकमात्र उद्देश्य मनुष्य को केवल मानसिक या आत्मिक आनंद प्रदान करना होता है। मीन्स जिन कलाओं को सिर्फ देख कर, सुन कर हमारे मस्तिष्क को, हमारे मन को, हमारे हृदय को आनंद की अनुभूति हो। हम थके हुए हैं तो हम एक मधुर संगीत सुनते हैं तो हमारी थकान मिट सी जाती है। हम बहुत विचलित हैं, बहुत अशांत हैं, एक कविता या कोई एक म्यूजिक सुनने के बाद हमारे मन को काफ़ी राहत मिलती है, काफ़ी तसल्ली मिलती है। तो वो कला क्या हो गई? ललित कला। क्योंकि वो हमारे मन से संबंधित है, हमारे मस्तिष्क से संबंधित है, हमारे हृदय से संबंधित है, हमारे आत्मा से संबंधित है। ठीक है, उसका संबंध हमारे आत्मा से है, हमारे मन से है। सीधी सी बात हम कह सकते हैं कि जो उपयोगी कला है वो हमारे हार्डवेयर को टच करती है और जो ललित कला है वो हमारे सॉफ्टवेयर को टच करती है। समझ गए आप? ललित कला हमारे सॉफ्टवेयर को टच करती है, मीन्स मन, मस्तिष्क, हृदय, आत्मा। और उपयोगी कला जो है हार्डवेयर को टच करती है। कैसे? जैसे मान लीजिए एक स्वर्णकार यानी सुनार है, वो आभूषण बनाता है
और उसमें तरह तरह की डिजाइन बनाता है। वो भी तो कला है ना। आप देखते हैं कि इन कंपनीज में भी अच्छे अच्छे डिजाइनर काम करते हैं, जो ऑर्नामेंट्स डिजाइन करते हैं, जो आभूषण डिजाइन करते हैं। ठीक है। तो वो भी कला है, किंतु वो हमारे हार्डवेयर को टच करती है। मीन्स हमारे शरीर को, हमारे नेक को टच करेगी। अगर एक हार बनाया जाए गले का तो नेक को टच करेगी। एक कपड़ा डिजाइन किया जाए तो हमारे शरीर को टच करेगी। मतलब ये हमारे हार्डवेयर को टच करती है। जबकि इसका जो यूज होता है ललित कला का, वो हमारे मस्तिष्क को शांति देती है, हमारी आत्मा को प्रसन्न रखती है। तो ये हमारे सॉफ्टवेयर को टच करती है। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में अगर समझें तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। महर्षि वात्स्यायन की कामसूत्र में 64 कलाओं का वर्णन मिलता है। हाँ, ये सवाल पूछा जाता है, इसलिए आप इन सारी चीज़ों को याद रखें। ठीक है। कि महर्षि वात्स्यायन ने कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख किया है, तो आपका जवाब होगा 64, जिनमें ललित कला तथा उपयोगी कला दोनों प्रकार की कलाओं की गणना की गई है। कामसूत्र में 64 कलाओं का उल्लेख मिलता है। और क्षेमेंद्र की बात करें तो क्षेमेंद्र भी एक महान विद्वान थे। उन्होंने अपनी पुस्तक कला विलास में 64 जनोपयोगी, 64 सुनारों की कलाएं, 64 वेश्याओं की कलाएं, 100 सार कलाएं, 16 कायस्थों की कलाएं, 32 यानी 32 अर्थ काम मोक्ष संबंधी कलाओं का वर्णन किया है क्षेमेंद्र ने। कुछ विद्वान 3 कलाओं को मानते हैं। कौन सी? संगीत, काव्य, चित्र। इन 3 कलाओं का आधार क्या है? भाव तथा रस। इसलिए इन 3 कलाओं को ही वो महत्व देते हैं। आइए बात कर लेते हैं हम फाइन आर्ट्स की और डिटेल में। तो फाइन आर्ट्स में जो सबसे ज़्यादा मानंद है, मतलब जो सबके द्वारा माना गया है आज के दौर में भी, जिसका हम फॉलो करते हैं, वो है हेगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट्स। हेगेल एक जर्मन दार्शनिक थे। इनका पूरा नाम था फ्रेडरिक हेगेल। तो उन्होंने क्या किया कि बौद्धिकता के आधार पर फाइन आर्ट्स को 5 भागों में क्लासिफाइड किया और काव्य कला को सर्वोपरि रखा, मतलब सबसे ऊपर रखा। और उसके बाद संगीत कला को स्थान दिया। उसके बाद तीसरे नंबर पर चित्रकला को, चौथे नंबर पर मूर्ति कला को, और 5वें नंबर पर यानी अंत में उन्होंने वास्तुकला को यानी आर्किटेक्चर को स्थान दिया। ठीक है। तो 5 कलाएं एक बार फिर से हम देख लेते हैं क्रमशः: काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला। इस तरह से इन्होंने डिवाइड किया, क्लासिफाइड किया फाइन आर्ट्स को। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हम कर लेते हैं। पहला प्रश्न है जिसका आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, कि कला विलास पुस्तक के लेखक कौन है। ये सारी चीज़ें बता दी जा चुकी हैं आपको। कला विलास पुस्तक के लेखक कौन है। दूसरा सवाल है कला विलास पुस्तक में सुनारों से संबंधित कलाओं की संख्या कितनी है। सॉरी, सुनारों नहीं, हाँ, सुनारों कहिए या स्वर्णकारों कहिए, बात एक ही है। कला विलास पुस्तक में सुनारों से संबंधित कलाओं की संख्या कितनी है। तीसरा प्रश्न है कला विलास में कितनी जनोपयोगी कलाएं हैं। चौथा प्रश्न है जिन कलाओं से हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उन्हें क्या कहते हैं। इसमें ऑप्शन दे दिया गया है आपकी सहूलियत के लिए। ए है उपयोगी कला, बी है ललित कला। हेगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट्स में चित्रकला को किस स्थान पर रखा गया है। जैसा कि मैंने बताया ना कि काव्य कला को पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर संगीत को, इस तरह से बताया है। तो आपको बताना यह है कि चित्रकला को किस स्थान पर हेगेल ने रखा। फिर छठा प्रश्न है यानी क्वेश्चन नंबर 6 कि हेगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट्स कलाओं की संख्या कितनी है, यानी कुल कितनी कलाओं को
बताया गया है हेगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट्स में। 7वां प्रश्न है कि आर्ट इज एक्सप्रेशन ऑफ हिडन डिजायर, यानी कला दमित वासनाओं की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? 8वां प्रश्न है कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ये भी आपको बताया गया है। और सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? 9वां प्रश्न, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ये भी पूछा जाता है। 10वां प्रश्न है व्हाट इज आर्ट, या पुस्तक के लेखक कौन है? ये सबसे पहले ही मैंने इस प्रश्न को उठाया था कार्यक्रम के शुरुआत में ही, तो इसका उत्तर मैंने इस दौरान नहीं बताया है। ये आप अपनी तरफ से बताइएगा, उसके बाद हम आपको अगले कार्यक्रम में जवाब देंगे सारे प्रश्नों के। तो दोस्तों, ये थी आज की कला संस्कृति महाज्ञान प्रश्नोत्तरी। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कला संस्कृति से संबंधित और भी लाभप्रद जानकारियां प्राप्त करने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को भी हमसे जोड़ने के लिए वीडियो को शेयर करें, और यदि कार्यक्रम पसंद आया हो तो लाइक भी करें। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, इस वादे के साथ कि हम जल्द ही हाजिर होंगे कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर, और साथ ही देंगे आज की कला संस्कृति महाज्ञान प्रश्नोत्तरी में पूछे गए 10 प्रश्नों के उत्तर भी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, खुद को महफूज रखिए और अपनों की भी कीजिए हिफाजत। धन्यवाद।